दोस्तों आज की वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं कि ITR 2 अगर आप खुद से फाइल करना चाहते हैं तो खुद से भी फाइल कर सकते हैं। पूरा ऑनलाइन आपको सारे शेड्यूल भरना सिखाऊंगा, पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूं। ITR 2 का फॉर्म असेसमेंट ईयर 24-25 और फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है लेकिन आपको सारे पॉइंट क्लियर होने वाले हैं। खासकर वो लोग जिनकी क्या है, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट से इनकम है, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करा हुआ है फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करा है, तो वो लोग जरूर इस वीडियो को देखें। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि सर शेयर मार्केट की इनकम को ITR 2 के अंदर कैसे दिखाना है। तो ITR 2 दोस्तों एप्लीकेबल होती है अगर आपकी सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपकी कोई इनकम है, शेयर मार्केट की इनकम है, अदर सोर्सेज की अगर आपकी कोई इनकम है और आप डायरेक्टर या शेयर होल्डर हो किसी कंपनी के अंदर। हालांकि कुछ और भी पॉइंट एप्लीकेबल होते हैं लेकिन ये मैंने आपको जो मोस्ट पॉपुलर पॉइंट्स है ना ITR 2 एप्लीकेबिलिटी के, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे लाल बटन दबा दो भाई, फ्री का बटन है बिल्कुल। आप जितना बटन दबाओगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाता रहूं। नमस्कार, मैं दीपक बैसल आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां भी आपको मिलेंगी रेगुलर अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। तो सबसे पहले आपने लॉगिन कर लेना है, उसके बाद आपने ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, असेसमेंट ईयर 24-25 ऑब्वियसली जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। ऑनलाइन मोड से दोस्तों हम करने वाले हैं, कंटिन्यू करेंगे। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको कह दूं कि अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो फॉर्म 16 को हैंडी रखें। अगर आपने कोई डिडक्शन क्लेम कर रखी है तो उनके जो प्रूफ है, यानी कि अपने LIC की रिसिप्ट आपके पास हो, आपने नेशनल पेंशन फंड के अंदर पैसा लगा रखा हो, PPF में पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो, जो भी आपने टैक्स सेविंग प्लान ले रखे ना, उन सबके आपके पास प्रूफ अवेलेबल होने चाहिए। और HRA के भी दोस्तों, क्योंकि जो लोग HRA क्लेम कर रहे हैं ना, तो उनको हो सकता है कि फ्यूचर में फेक HRA दिखाने के चक्कर में जो पेरेंट्स के नाम पे दिखा देते हैं लेकिन एक्चुअल में पेमेंट नहीं करते हैं, तो उनको नोटिस आने के ज्यादा चांस है। तो आप हमारी ये वाली वीडियो रेफर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्यूमेंट थे जो आपको ध्यान रखने हैं आपको ITR फाइल करते वक्त। और दूसरा, शेयर मार्केट की इनकम है तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट ना, आप भी जो भी ऐप यूज करते हो, ग्रो ऐप करते हो, जीरोधा ऐप यूज करते हो, तो उससे ये स्टेटमेंट आप एक्सट्रैक्ट कर लेना जिसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका कितना प्रॉफिट लॉस है। वो मैं आपको लाइव दिखाने भी वाला हूं वीडियो के अंदर। सो गाइस, मैं बात करने वाला हूं ITR 2 के बारे में, असेसमेंट ईयर 24-25। देखिए, आप अगर यहाँ पे फ्रेश फाइलिंग करेंगे तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी सहूलियत के लिए सारा डाटा पहले से ही पंच किया हुआ है तो आपको बताने जा रहा हूं मैं। तो मैं रिज्यूम फाइलिंग पे क्लिक करूंगा। अगर आप पहली बार कर रहे हैं और आपने कुछ भी डाटा नहीं डाला है तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे करेंगे, लेकिन मैं अभी यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, रिज्यूम फाइलिंग पे क्लिक करूंगा। तो अगर जैसे मैं रिज्यूम फाइलिंग पे क्लिक करता हूं तो यहां पर मेरे पास पहले से ही जो फॉर्म मेरे पास अवेलेबल है वो आने वाला। देखिए, आपके पास इस तरह के दोस्तों शेड्यूल आ जाएंगे। सबसे पहले तो आपको एक एक करके अपने हिसाब से सारे शेड्यूल सेलेक्ट करने हैं। तो नंबर 1 हमारा जो है जनरल शेड्यूल की बात करता है, जिसके अंदर हमारी नॉर्मल पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात करता है। तो ऑब्वियसली आपने इस वाले शेड्यूल को सेलेक्ट करना है। बेसिकली ये सारे शेड्यूल जितने हमारे पास आ रहे हैं ना, जो कैटेगरी आ रही है, जनरल है, इनकम है, डिडक्शन है, टैक्स है, अदर्स है, तो आपने इन सब में से आपके ऊपर कौन कौन से शेड्यूल एप्लीकेबल होने वाले हैं उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो गाइस, मैंने इस केस के अंदर ये सेलेक्ट कर लिया है। दूसरा, मेरे पास इनकम की बात करता है, तो मेरे इस केस में कौन कौन सी इनकम मेरे पास है। मेरा सैलरी फॉर्म 16 हैंडी है, मेरे हाउस प्रॉपर्टी की यहाँ पे मेरे पास इनकम है, मेरे यहाँ पे कैपिटल गेन, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की इनकम मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन सेक्शन 112 ये वाला मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस केस में हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सेक्शन 112A वाला, तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट आता हूं, शेड्यूल वर्चुअल डिजिटल एसेट अगर आपने बेचे, यानी कि क्रिप्टो करेंसी की अगर आपकी कोई इनकम है तो उसके लिए आपको ये वाला शेड्यूल यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अदर सोर्स से अगर आपकी कोई इनकम है, इंटरेस्ट आपको आ रहा है, कुछ कमीशन आपको आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, या कोई स्पेशल इनकम आपको आ रही है, तो उस केस में आपको अदर सोर्स की इनकम, जैसे कि आपका बैंक का इंटरेस्ट या FD पे ब्याज मिल रहा है, तो उसके लिए आपको अदर सोर्स का यहाँ पे शेड्यूल सेलेक्ट करना है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका शेड्यूल स्पेसिफाइड पर्सन इनकम, यानी कि किसी की इनकम आपकी इनकम के अंदर क्लब हो रही है, जैसे आपके बच्चे की इनकम है जो माइनर है, स्पाउस की इनकम है, तो आपकी उस केस में दोस्तों आपको ये वाला यहाँ पे शेड्यूल सेलेक्ट करना है।
शेड्यूल स्पेशल इनकम का जो स्पेशल रेट से आपकी टैक्सेबल है दोस्तों, उसके लिए आपको ये वाला शेड्यूल सेलेक्ट करना है। ऑब्वियसली हमारी शॉर्ट टर्म जो इनकम होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाली सेक्शन 111 वाली, वो 15% से होती है। तो उस केस में हमारा क्या आ गया, वो हमारा स्पेशल रेट से टैक्सेबल होगी। तो इसलिए हमें ये वाला शेड्यूल भी यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। और गाइस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अभी से इतना बड़ा चेंज आया रिसेंटली अभी इनकम टैक्स के पोर्टल पर कि 87 की रिबेट, जो 25,000 का बेनिफिट आपको मिलता था, अब वो नहीं मिलेगा आपको अगर आपकी स्पेशल रेट की इनकम है। तो गाइस उसके लिए हमारी ये डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पर आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके जरूर देख लेना। इसके अलावा अगर आपकी कोई शेड्यूल, कोई अगर आपका एग्जाम्प्ट इनकम है, जैसे एग्रीकल्चर कोई इनकम है आपकी, तो उस केस में आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ITR 2 एप्लीकेबल होती है अगर आपके एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, तो आपका उस केस में ITR 2 सेलेक्ट होता है। कोई आपकी पास थ्रू इनकम है तो वो शेड्यूल आप कर सकते हैं। कोई आपकी फॉरेन सोर्स से इनकम है, ये कर सकते हैं। कोई आपका टैक्स रिलीफ है सेक्शन 90, 90A, 91 वाला, जो दोस्तों आपका एप्लीकेबल होता है। कुछ आपने टैक्सेस जो इंडिया के बाहर पे करें, उसका बेनिफिट इंडिया में लेना है, तो उसके लिए आपको ये शेड्यूल करना है। तो गाइस ये मैंने अपने हिसाब से जो मेरे केस में एप्लीकेबल थे वो सारे शेड्यूल कर लिए हैं। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है इसमें शेड्यूल से रिलेटेड, आपका कुछ भी मन में क्वेश्चन आ रहा है, तो गाइस कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। डिडक्शन की मैं बात करता हूं। डिडक्शन मेरे दोस्तों, मैंने यहाँ पे कोई भी डिडक्शन सेलेक्ट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि हम ये जो फाइल कर रहे हैं, हम किस पे फाइल कर रहे हैं, न्यू रिजिम के अंदर आप अपना ITR 2 फाइल कर रहे हैं। गाइस उसका रीजन बताने वाला हूं आपको। मैंने कंपैरिजन किया है बेसिकली ओल्ड रिजिम के हिसाब से कितना टैक्स देना बन रहा था और न्यू रिजिम के हिसाब से कितना टैक्स देना बना था, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं वीडियो में, आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैं इस शेड्यूल जो हमारा यहाँ पे डिडक्शन का दोस्तों, मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमें बेनिफिट नहीं चाहिए भाई, हम तो न्यू रिजिम में जाएंगे। उसका रीजन आपको बताने वाला हूं। और इसके बाद हमारे दोस्तों टैक्स के कुछ यहाँ पे हैं शेड्यूल्स। हमारा शेड्यूल होगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का, निकाल के देगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स आपका आएगा, टैक्स की पेमेंट, यानी कि आपने कुछ TDS कटा है, आपका TCS कटा है, कोई आपने एडवांस टैक्स की पेमेंट करी है, कोई आपका सेल्फ असेसमेंट है, तो ये आपको कुछ ऐसे मैंडेटरी हैं जो आपको सेलेक्ट ही करने पड़ेंगे। एक्सेप्ट अगर आपके पास कोई ESOP नहीं है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान नहीं है, तो दोस्तों उसको आप यहाँ पे डिनाई कर सकते हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। उसके बाद अब बात करते हैं अदर शेड्यूल के बारे में। अदर शेड्यूल दोस्तों हमारे बात करते हैं कैरी, करंट ईयर का कुछ आपका अगर लॉस कैरी एडजस्ट होना है, कैरी फॉरवर्ड होना है, ब्रॉड फॉरवर्ड, पिछले साल का कोई लॉस इस साल कैरी फॉरवर्ड होना है, या इस साल के कुछ लॉसेस अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होने हैं। तो ये बेसिकली जो तीनों चारों शेड्यूल यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, वो सारे आपके बात करते हैं पास्ट ईयर का लॉस आपको जो आगे ब्रॉड फॉरवर्ड करना है, करंट ईयर का लॉस कुछ कैरी फॉरवर्ड करना है, तो वो इससे इसके रिलेटेड है। इवन अगर आपका शेड्यूल, आपको अगर एसेट आपके इंडिया के बाहर कुछ एसेट है दोस्तों, तो उसके लिए भी आपको शेड्यूल फॉरेन एसेट्स का यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपके कुछ है तो। शेड्यूल AMTC की बात करता है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट की बात करता है, तो ये हमारे केस में यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो आप इसे हटा भी सकते हो, इसको अभी आप ले भी सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये आ ही रहा है अभी। इसके अलावा एसेट्स और लायबिलिटीज की बात करता है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा, क्योंकि ITR 2 आपका एप्लीकेबल होता है अगर आपकी क्या टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है। तो दोस्तों हमारी टोटल इनकम 50 लाख से तो ज्यादा नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट की इनकम है, इसलिए हमें ITR 2 फाइल करनी पड़ रही है, तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो गाइस ये करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो जैसे दोस्तों मैं इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, आपने इसको सिंपल कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आपने जो शेड्यूल करे हैं वो 15 शेड्यूल ऐसे सेलेक्ट करे हैं। आपने सिंपल यहाँ पे दिखा देगा कि आपको टोटल कितने शेड्यूल यहाँ पे सेलेक्ट करें। अब गाइस यहाँ पे दिखा देगा प्रोसीड टू शेड्यूल क्वेश्चंस, यू हैव सेलेक्टेड 15 शेड्यूल, यानी कि आपने टोटल 15 शेड्यूल यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं जो आपको भरने हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपने कंटिन्यू करना है। गाइस कंटिन्यू के बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप न्यू रिजिम यानी कि डिफॉल्ट टैक्स रिजिम असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ITR फाइल करना चाहते हैं, यस और नो। देखिए नो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, दैट मींस आप न्यू रिजिम में फाइल करना चाहते हैं। अगर मैं यस इसको कर दूंगा तो उस केस में फिर मुझे क्या करेगा, फिर मुझे उस केस में डिडक्शंस वगैरह का शेड्यूल भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये बाय डिफॉल्ट क्या है अभी, अब आप जो भी ITR फाइल करोगे बाय डिफॉल्ट वो न्यू रिजिम में ही ओपन होगी, तो आपको उससे स्विच करना है तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, लेकिन हम इस केस में न्यू रिजिम में फाइल कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि आर यू एलिजिबल, कुछ एग्जाम्पशंस की बात कर रहा है जो आपकी सैलरी की एग्जाम्पशन है। तो दोस्तों वो आपको फॉर्म 16 में जरूर देखने हैं कि आपका किस किस कैटेगरी में कौन कौन सी एग्जाम्पशन है। मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं आपको, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, थोड़ा पेशेंस रखना और पूरा देखना। अच्छा मैं इस पर सेलेक्ट करता हूं नो, क्योंकि दोस्तों ये हमें बाद में भी शेड्यूल यहाँ पे मिलेंगे, तो अभी फिलहाल इसको नो करके ना आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो जैसे इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली हमें कोई भी यहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं दिखाने वाला है, क्योंकि हमने क्या करा है, कोई भी डिडक्शन नहीं दिखाने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा है न्यू रिजिम। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे।
गाइस जैसे मैं कंटिन्यू करता हूं ना, तो अब यहां पर मेरे पास प्री फिल्ड, वो कह रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न इज प्री फिल्ड based on the information available for the pre-fill on the e-filing. There may be situation where such information may not be complete. The facility for pre-filling is only for providing assistance to the taxpayer for filing their ITR. Please verify the pre-filled data with your records, AIS, TIS before फाइनलाइजिंग एंड सबमिटिंग द ITR. गाइज मैं आपको AIS और TIS भी दिखाने वाला हूं इस पर्सन का, ताकि आपको पता लग जाएगा जब हम कंपैरिजन करने बैठेंगे ना, हम ITR 2 फाइल कर रहे हैं तो उसके अंदर हम एक्चुअली में क्या डाटा दे रहे हैं और AIS TIS में क्या अवेलेबल है. तो आपने सिंपल इसको ओके करना है. ये वही कह रहा है कि थर्ड पार्टी से जो भी डाटा था ना वो सब हमने यहाँ पे डाल दिया है. अच्छा जी, अब बात करते हैं शेड्यूल के बारे में. 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं पूरे ITR फॉर्म को भरने के लिए. पहले आपने पूरा फॉर्म भर देना है, उसके बाद वैलिडेट करना है रिटर्न को, फिर कंफर्म करना है रिटर्न समरी को, उसके बाद वेरीफाई एंड सबमिट कर देना है. तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला जो था हमारा जनरल इंफॉर्मेशन की बात करता है. तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगी गई है. अब इसके अंदर भी दोस्तों मल्टीपल इंफॉर्मेशन है. पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात करता है जो आपकी सिंपल रहेगी, आपने इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. ऑब्वियसली अगर आप ITR बहुत टाइम से भरते आ रहे हो तो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी एज इट इज सेम रहने वाली है. उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आप देख सकते हो कि आपकी क्या कॉन्टैक्ट डिटेल है, आपका एड्रेस क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, ये भी ठीक रहेगा. फाइलिंग स्टेटस की बात करूं, यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान से चलना है कि आप फाइलिंग जो कर रहे हैं अपनी 139(1) के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि ड्यू डेट हमारी क्या है 31 जुलाई से पहले ITR फाइल कर रहे हैं. उसके बाद अब पूछता है दोस्तों, क्या आप ऑब्वियसली अगेन पूछ रहा है कि आप न्यू रिज्यूम में फाइल करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे नो सेलेक्ट कर रखा है, राइट. क्योंकि अगर हम यस कर देंगे तो ओल्ड में ले जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट खुल रहा है, तो इसलिए आंसर उसका नो ही है. तो दैट मीन्स न्यू रिज्यूम में फाइल कर रहे हैं. उसके बाद कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है कि किस केस में आपने ITR फाइल करना चाहते हो भाई, आपकी 139 के प्रोविजन के हिसाब से. क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि कई सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें ITR आपको फाइल करना मैंडेटरी होता है. जैसे कि आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजेक्शन कर दी है तो फाइल करना पड़ेगा. आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है 1 लाख से ज्यादा पे कर रहे हो तो फाइल करना पड़ेगा. फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख से ज्यादा का खर्चा कर रहे हो. कुछ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप सिंपल इनको इग्नोर कर सकते हो. अब आगे चलते हैं, आपको रेजिडेंट स्टेटस की बात करता है कि आप रेजिडेंट है. और क्यों रेजिडेंट है, क्योंकि आप भाई 182 दिन से ज्यादा थे इंडिया के अंदर. सिंपल सा क्वेश्चन था. अब जो आपने थोड़ी इंफॉर्मेशन ध्यान से सेलेक्ट करनी है कि 115H का बेनिफिट क्लेम करना चाहते हो, उसमें नो आएगा. आर यू गवर्न बाय द पुर्तगीज सिविल कोड एज पर सेक्शन 5 पे नहीं एप्लीकेबल होता. FPI पे नहीं एप्लीकेबल होता. प्रेजेंटेटिव नहीं भर रहा है. अच्छा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एटेड 2 किस केस में एप्लीकेबल हो रहा था, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर आप किसी डायरेक्टर हो किसी कंपनी के अंदर किसी भी टाइम थे तो उस केस में आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, उसकी इंफॉर्मेशन देनी है. अगर आपने किसी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर भी थे, इक्विटी अनलिस्टेड शेयर आपके पास थे किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर, तो यहां पे भी आपको यस करके उसकी इंफॉर्मेशन देनी है. हम इसको सेव कर देंगे. कहीं उसके बाद आता है बैंक डिटेल की बात करता है कि आपका कोई जो भी यहाँ पे बैंक डिटेल है आप उसको ऐड करना चाहो ऐड भी कर सकते हो. और आप ध्यान रहे आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए. कैसे आप अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर सकते हो, इसके लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हो. तो इसमें भी सिंपली आपने क्या करना है, कंफर्म कर देना है. बैंक अकाउंट्स भी आप इवन और ऐड कर सकते हो. तो पहला शेड्यूल मेरा जनरल इंफॉर्मेशन की जो पर्सनल डिटेल की बात करता था मेरा क्लियर हो गया. अब बात करते हैं हम शेड्यूल सैलरी के बारे में. मैं दोस्तों आपको यहाँ पे मैच करा करा के चलूंगा कि मेरे पास फॉर्म 16 ये है और मेरे पास ऑटोमेटिक जो प्री फिल्ड डाटा आ रहा है पोर्टल पे वो क्या आ रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे शेड्यूल बात करते हैं हम सैलरी की, इनकम है इस पर्सन की. तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ द एम्प्लॉयर आया, उसका 10 नंबर आया है, उसका एम्प्लॉयर किस कैटेगरी का है, प्राइवेट है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, तो अदर सेलेक्ट कर रखा है, उसका पूरा एड्रेस आ रखा है. और टोटल हमारी सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) के हिसाब से टोटल 26,40,000 रुपए आ रखी है. अब मैं आपको यहाँ पे फॉर्म 16 भी दिखा देता हूं, उसमें हमारी सैलरी कितनी आ रही है. सो गाइस मैंने यहाँ पे फॉर्म 16 ओपन कर लिया है. तो इन पर्सन की फॉर्म 16 17(1) के हिसाब से जो सैलरी आ रही है 26,46,108. आपकी ये सैलरी बिल्कुल मैच कर रही है, राइट. आप देख सकते हैं यहाँ पे 26,46,108 रुपए, तो ये हमारी मैच कर रही है. अच्छा, अब इसके अंदर दोस्तों आपको पता होता है कि हमें जो हमारी सैलरी होती है ग्रॉस सैलरी, उसके अंदर से हमें कुछ क्या मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं. सेक्शन 10 के अंदर हमें कुछ बेनिफिट मिलते हैं, जैसे HR हो गया, ट्रैवल हो गया, कुछ और भी. तो अब हम उनको डिटेल को यहाँ पे डालेंगे. कैसे डालेंगे देखना जरा. तो गाइस मेरी यहाँ पे सैलरी आ गई. ठीक है, अब सैलरी के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या डालना है, अलाउंसेस डालने हैं. तो दोस्तों अलाउंसेस डालने के लिए क्या करना है, आपको क्लिक करना है अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 पे. इस वाले जो 3 वाला यहाँ पे पॉइंट है इस पे क्लिक करना है. जैसे मैंने बताया था मैंने प्री फिल कर रखा है ताकि ज्यादा टाइम ना लगे. तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेक्शन 10 में जो इस पर्सन को एग्जम्प्ट अलाउंसेस है ना, मैंने सबको डाल रखा है कितना कितना अमाउंट का. तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एनी अदर डाल रखा है
तो मैं इसको अगर एडिट करके दिखाऊं तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन आप सिंपली ऐड करके डाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐड करता हूं तो उसमें आपसे पूछेगा कौन से सेक्शन का, तो आपको एज इट इज फॉर्म 16 से मैच करके डालना है। तो आप देख सकते हैं एक अलाउंस मैंने डाला है 58,644 का, 58,644 का, जो कि हमारा किसके अंदर है, 10/5 के अंदर ट्रैवल कंसेशन अलाउंस आपको अलाउड मिलता है, तो ये डाल दिया। इसके अलावा दोस्तों जो मेरे फॉर्म 16 के अंदर HRA सेक्शन 10(13)(1) के अंदर 6,03,250 का एज इट इज मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसके अलावा इस वाले पर्सन को जो है अदर अलाउंसेस भी मिले हैं सेक्शन 10 के अंदर 55,800 का, तो गाइज मैंने वो भी डाल दिया है। तो टोटल अलाउंसेस जो पर्सन को मिले 7,17,694 मिले। अब जब ये मिल जाते हैं तो गाइज उसके बाद हमारी नेट सैलरी आती है 19,28,414 रुपए की। तो आप अगर फॉर्म से मिलाएंगे दोस्तों तो हमारी सैलरी कितनी आ रही है, 19,28,414 रुपए। ये बिल्कुल ओके है। अच्छा, अब इसके अलावा दोस्तों हमें इसके अंदर से मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि आपको पता होगा बजट के अंदर सरकार ने अलाउ कर दिया है कि अब आपको न्यू रिजिम में भी आपकी सैलरी में से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 16 वाली। तो गाइज वो हमें यहाँ पे मिल रही है 50,000 की। तो हमारी टोटल जो अब नेट सैलरी जो हमारी टैक्सेबल होगी सैलरी के अंदर वो है हमारी 18,78,414 रुपए, जो बिल्कुल हमारी मैच करती है फॉर्म 16 के हिसाब से। कितनी, 18,78,414 रुपए। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब गाइस इस पर्सन के बारे में बता दूं मैं कि इस पर्सन ने क्या कर रखा है कि अपना जो TDS कटवाया था, जो इंप्लॉयर ने फॉर्म 16 इशू करा है ना, वो इनको ओल्ड रिजिम के हिसाब से करा है, क्योंकि इनके पास क्या थे, मल्टीपल बेनिफिट थे। जैसे कि इन्होंने होम लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट का बेनिफिट ले लिया, इनकी डिडक्शंस थी, इन्होंने LIC कर रखी है, PPF में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने क्या कर रखा है, 80 CCD1B यानी कि नेशनल पेंशन फंड के अंदर भी पैसा लगा रखा है, जो कि आपको 1.5 लाख से ऊपर का बेनिफिट मिलता है 50,000 रुपए का, तो वो बेनिफिट इनको मिल रहा है। 25,000 का इनका हेल्थ इंश्योरेंस हो रखा है तो वो भी मिल रहा है। तो ये सारे डिडक्शन इस पर्सन को मिल रहे थे, सारे डिडक्शन ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 2,25,000 का बेनिफिट इन पर्सन को मिल रहा है। और साथ ही 56,000 रुपए का जो लॉस है ना इसमें हाउस प्रॉपर्टी में, वो भी फॉर्म 16 के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन मैंने फिर भी क्या करा, मैंने इनकी न्यू रिजिम में ITR फाइल करने के प्लान करा। क्यों, क्योंकि दोस्तों मैं अब आपको दिखाने वाला हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने यहां पे क्या किया, कंप्यूटेशन करी। मैंने यहां पे इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाकर कंप्यूट करा कि इनका सैलरी, इनका जो ओल्ड रिजिम में कितना टैक्स बन रहा है। तो गाइस ओल्ड रिजिम के हिसाब से आप कहोगे सर जो फॉर्म 16 में आ रहा है वही तो टैक्स बनेगा। नहीं दोस्तों, फॉर्म 16 के अंदर हमारा बैंक का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट लोग नहीं डलवाते हैं, अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताते कि मेरे भाई बैंक में 50,000 का ब्याज आया है या फिर मेरे FD पे इतना ब्याज आया, तो वो बताते नहीं है। तो जिसके चक्कर में उनका TDS कम कटा है और कटना ज्यादा चाहिए था। तो गाइस उस हिसाब से मैंने यहाँ पे जब कैलकुलेशन करी ओल्ड रिजिम में, सारे पॉइंट हमारे मैच है, मैच अनमैच कुछ भी नहीं है, सारे पॉइंट हमने यहाँ पे डाल दिए। इनकी सैलरी की इनकम हमने डाल दी, इनका जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो डाल दिया। अब दोस्तों जो पॉइंट आ रहा था ना, इनका कुछ क्या था, बैंक का इंटरेस्ट बन रहा था लगभग 22,000 रुपए का। तो सेक्शन 80 TTI के हिसाब से 10,000 का बेनिफिट मिल सकता है एक नॉर्मल पर्सन को जिसकी उम्र 60 साल से कम है। तो 12,000 का इनका टैक्सेबल आ रहा था और गाइस TDS इनका पहले कट चुका है। तो उस केस में क्या हुआ, ये सारे बेनिफिट लेने के बाद, डिडक्शन का बेनिफिट लेने के बाद इन पर्सन का जो नॉर्मल टैक्स बन रहा था दोस्तों, वो बन रहा था 3,07,000 रुपए। लेकिन एक्चुअल में TDS कितना कटा है, 3,30,000 रुपए, 3,03,000 रुपए सॉरी। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली इनका टैक्स पेबल आ रहा है 4,000 रुपए, यानी कि इनको टैक्स देना पड़ रहा है। और दोस्तों ये 4,000 का जो मेन डिफरेंस आया, पता है किस लिए आया, क्योंकि इनका क्या था, इनका जो अमाउंट था ना बैंक इंटरेस्ट का, जो 12,000 रुपए एक्स्ट्रा इनको ब्याज मिला है, वो फॉर्म 16 में दिखाई नहीं था। तो ऑलमोस्ट अगर मैं नेट बात करूं 30% के ब्रैकेट में आते हैं, तो देखा जाए तो उसी के ऊपर 3,500 से 4,000 का इनका वो बन रहा है टैक्स, तो इनको पे करना बनता था। लेकिन हमने डिसाइड करा, हमने कंपेरिजन करा, आप जो तो खुद भी जाके कर सकते हो इनकम टैक्स के पोर्टल पे ना, इनकम टैक्स का कैलकुलेटर है, तो एडवांस में जाओगे तो आपको पता लग जाए। तो गाइस हमने कैलकुलेशन करी कंप्यूटर टैक्स के हिसाब से, मतलब ओल्ड रिजिम के हिसाब से हमने करके देखा, तो इनका टैक्स पेबल बन रहा था। अब न्यू रिजिम के हिसाब से हम इनकी ITR फाइल कर रहे हैं। तो दोस्तों 18,78,414 मेरा मैच कर गया। अब मैं इसको कंफर्म करता हूं। जैसे ही मैं इसको कंफर्म करता हूं, ये कहता है प्लीज प्रोवाइड ब्रेकअप ऑफ द इनकम फ्रॉम सैलरी इन ऑर्डर टू कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि आप यहाँ पे ना सैलरी का ब्रेकअप दो। ऐड ब्रेकअप पे जाता हूं तो यहाँ पे आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है। आपने कुछ नहीं करना, कंपनी का नाम है, ये मैं पहले ही डाल चुका था, इसने पता नहीं एरर क्यों दिखा दिया, एरर पहले नहीं आया था, राइट। तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके जरूर बताना, ITR फाइल करने में कोशिश करेंगे दोस्तों। हम ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए गुहार लगाएंगे आप लोगों की मदद से, क्योंकि मैं अभी पहले फॉर्म भरा था तो कोई भी एरर नहीं आ रहा था, पता नहीं एरर क्यों दिखा रहा है अभी।
अब दोस्तों देख सकते हैं जैसे हमारी इसके अंदर 17 के अंदर आ गई सैलरी, ये हमारा बेसिक सैलरी हो गई, ठीक है जी, ये हमारा बिल्कुल ओके है। अब हम नीचे जाते हैं तो ये 17(2) के अंदर कह रहा है परक्विजिट डाल दो। तो अब ये डालने के लिए कह रहा है तो आपने क्या देखना है, अपना फॉर्म 16 देखना है, क्या उसके अंदर कोई 17(2) में परक्विजिट डला हुआ है, क्योंकि ब्रेकअप के लिए कह रहा है। तो गाइस मैं ऊपर जाता हूं, जब इसको स्क्रॉल करता हूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारा टोटल जो हमारा इनकम थी इसके अंदर 17(1) के हिसाब से, गाइस 17(1) के हिसाब तो हमारी कितनी थी 26,40,000। तो आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ परक्विजिट 17(2) 17(3) में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब 17(1) के हिसाब से हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ डली हुई है। तो गाइस आपने इसको क्या कहते हैं, डिलीट कर देना है, आपने इसको यस करना है, ठीक है। उसके बाद 17(3) में हमारा कुछ नहीं है तो आपने डिलीट कर देना है। अगर ये दिखा रहा है एक्स्ट्रा तो उसको डिलीट कर सकते हो। और जैसे ही मैं इसको डिलीट करूंगा, इसको मैं सेव करूंगा तो अब मेरे को कोई भी एरर नहीं दिखाएगा। देखिए अब मेरे यहाँ पे टोटल सैलरी आ गई, जिसके अंदर मैंने एग्जम्पशन जो मेरे एग्जम्प्ट अलाउंसेस थे सेक्शन 10 के वो ले लिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन ले ली, 78 18 78 414 जो मेरा मैच करता है बिल्कुल आ गया। अब मैं इसको कंफर्म करता हूं, तो जैसे ही मैं इसको कंफर्म करता हूं तो यहाँ पे मेरा सैलरी का शेड्यूल पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इन पर्सन की, क्या है, हाउस प्रॉपर्टी पे भी इनकम है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर हाउस प्रॉपर्टी पे जो हमने होम लोन ले रखा है उसके अंदर हमने जो इंटरेस्ट पे करा है ना, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है न्यू रिजिम के हिसाब से, अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो, यानी कि उस प्रॉपर्टी में आप खुद रहते हो और आपने होम लोन ले रखा है और आप न्यू रिजिम में आईटीआर फाइल कर रहे हो, तो वहां पे आपको ये जो ब्याज आपने पे करा ना होम लोन पे, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फिर सर आप ये क्यों भर रहे हो? तो गाइस इसका मतलब कहां पे बेनिफिट मिलेगा, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है, यानी कि आपने अपनी प्रॉपर्टी किसको किराए पे दे रखी है ना, तो उस केस में आपने जितना भी ईएमआई के अंदर ब्याज पे करा है अपनी होम लोन पे, जो आपने जो आपकी ईएमआई जाती है ना, उसमें जितना भी ब्याज दिया है उसका पूरा टोटल का 2 लाख रुपए तक का यहाँ पे, इवन एक्चुअल का जितना हमने पे करा है उसका बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा। तो गाइस इसीलिए हमने यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल सेलेक्ट किया था। तो गाइस हमने यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन भर रखी है कि पर्सन ने लेट आउट कर रखी है, एड्रेस क्या है जो प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है, ओनर वो खुद है, टेनेंट का नाम क्या है वो भी हमने डाल दिया है, पैन आपका मैंडेटरी नहीं है, आप डाल सकते हो। दोस्तों हमने यहाँ पे क्या डाल दिया है, हमने यहाँ पे रेंट भी डाल दिया कि उनको रेंट कितना मिल रहा है। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे रेंटल इनकम भी दिखा दी। रेंटल इनकम दिखाने के बाद 30% का हमारा क्या होता है, 30% का हमारा बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। जितना टोटल रेंट होता है उसमें 30% का फ्लैट बेनिफिट मिल जाता है। आपने हाउस टैक्स पे करा है, आपने कुछ भी टैक्स पे करे तो सरकार उसमें आपको दे देती है। 30% पे करने के बाद दोस्तों फिर हमारा आ गया इंटरेस्ट जो हमने पे करा है बोरोड कैपिटल पे, यानी कि जो उन्होंने पूरे साल में जो होम लोन पर ब्याज पे करा उसके लिए दोस्तों आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है। चलो मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाई देता हूँ वो डॉक्यूमेंट कैसा होता है। सो गाइस आधे लोगों को पता नहीं होता कि सर हमें इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी लेना होता है। जैसे इस पर्सन ने एक्सिस बैंक से होम लोन ले रखा है तो आपको साल के एंड में इस तरह का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट या तो मेल पे उनसे मंगा लेना है, या तो वो खुद भेज देंगे या फिर आपको मेल कर देनी है। तो गाइस इसके अंदर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होगी, आपने कितना लोन ले रखा है, कब से लिया हुआ है, और जो मेन पॉइंट है कि आपने पूरे साल में जो आपने ईएमआई दिया है उसमें प्रिंसिपल टोटल कितना पे करा है और आपने इंटरेस्ट टोटल पे कितना करा है। तो इससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि आपको 80C में, क्योंकि दोस्तों जो आप पे करते हो ना, जो आप प्रिंसिपल पे करते हो उसका आप 80C में बेनिफिट ले सकते हो ओल्ड रिजिम के हिसाब से, और जो इंटरेस्ट का पोर्शन है उसका आप सेक्शन 24B में बेनिफिट ले सकते हो। 2 लाख तक ले सकते हो अगर आपकी खुद की सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लेकिन वो किसमें, ओल्ड रिजिम में। न्यू रिजिम में सेल्फ ऑक्यूपाइड का कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर आपका क्या है, अगर आपका क्या है, आपने रेंट पे दे रखा है तो उस केस में आप जितना भी इंटरेस्ट पे करोगे उसका बेनिफिट ले लोगे। जैसे इस केस के अंदर कितना है, 1,13,072 रुपए का हम बेनिफिट ले रहे हैं, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे ऑनलाइन करके दिखाया। अगर इस केस के अंदर हम कितना बेनिफिट ले रहे हैं, 1,13,000 का, जो मैंने आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट से मैच करके दिखा दिया है। अगर उस केस में फिर इनका कितना आया, अब इनका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से क्या आ गया, इनका लॉस आ गया 54,272 रुपए का। तो गाइस इसको भी हम क्या करेंगे, कंफर्म कर देंगे। तो हमने सैलरी भी कंप्लीट कर लिया, हमने हाउस प्रॉपर्टी भी कंप्लीट कर लिया। कुछ भी अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा ना आईटीआर 2 फाइल करते वक्त किसी भी शेड्यूल से, हमने 2 शेड्यूल अभी तक बताए हैं आपको, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कमेंट करके जरूर पूछना। सो अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट यानी कि कैपिटल गेन की इंफॉर्मेशन हम कहां डालने वाले हैं। तो गाइस अब आ गया हमारा शेड्यूल कैपिटल गेन का, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। इंफॉर्मेशन मैंने पहले से डाल रखी है, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा कैपिटल एसेट बेचा है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि आपका शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म का कोई भी कैपिटल गेन है, शेयर वाला या म्यूचुअल फंड वाला, तो आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई लैंड बेचा है, अपना कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है, कोई फ्लैट बेचा है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची है, कोई कमर्शियल लैंड बेचा है, कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचा है, तो गाइस वो सब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो।
क्योंकि उसके हिसाब से भी आपका क्या निकलेगा, कैपिटल गेन, क्योंकि वो आपका कैपिटल एसेट माना जाता है। जैसे लैंड और बिल्डिंग हो गया, आपने इक्विटी शेयर बेचे सेक्शन 111 वाले, तो हमने सेलेक्ट कर रखा था। आपने सेक्शन 112 के हिसाब से कोई इक्विटी शेयर बेचे हैं जिसपे आपका क्या होता है, एसटीटी पे होता है, जो आपका बेसिकली होता है जो आपका लिस्टेड कंपनीज के आपने स्टॉक मार्केट में यानी कि जो डील करते हैं ना बेसिकली उनके लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कोई बॉन्ड डिवेंचर आपने बेचे हैं, कोई आपने एसेट बेचे हैं, अमाउंट टू भी शॉर्ट टर्म आपने बेचा है, कोई पास थ्रू इनकम है, इसके अलावा आपको कोई भी डीटीए के हिसाब से कुछ चार्जेबल है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में तो हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म है। तो उसके लिए आपको याद रखना है, अगर आप क्या कर रहे हैं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं ना, तो दोस्तों वो आपका शॉर्ट टर्म वाला आएगा, इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यानी कि इस वाले सेक्शन 111 वाले केस में आएगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म में बेचे, आपके मन में क्वेश्चन होगा सर ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का कैसे पता लगेगा, टैक्सेशन का पता कैसे लगेगा कि कैसे इस पे टैक्स निकाला जाए, कि शॉर्ट टर्म कब कहा जाएगा। तो गाइस इसके लिए ना हमारी ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है यूट्यूब पर, ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2.5 लाख से ज्यादा व्यूज है इस वीडियो पर, तो आप जरूर देख लेना इस वीडियो को। अब मैं करता हूं कंटिन्यू। तो जैसे मैं इसको कंटिन्यू करता हूं तो मेरे पास यहां पर अब ओपन हो चुका है क्या, मेरा शेड्यूल कैपिटल गेन का। ठीक है जी, अब उस शेड्यूल को मुझे आपको फिलअप करके बताना है कि उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन जाएगी। तो मेरा यहाँ पे जो मैंने शेड्यूल 1 सेलेक्ट किया था ना, कौन सा, कि मैंने शॉर्ट टर्म में पैसा कमाया है शेयर बेचकर शेयर मार्केट में, तो गाइस उसके लिए हमारा ये शेड्यूल बनेगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन देनी है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आपका, जैसे मैं इसको चलो एडिट करके दिखा देता हूं, मैं एडिट करूंगा ना, तो यहाँ पे दोस्तों आपने इंफॉर्मेशन देनी है कि आपके शेयर जो है कितने के बेचे, 10,368 के, वो आपने खरीदे के कितने, वो आपने खरीदे 9,931 के, वो भी बिना इंडेक्सेशन के। तो गाइस उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आ गया, बैलेंस हमारा प्रॉफिट आ गया। अब आप कहोगे सर ये आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो कहां से मिलेगी, तो गाइस उसके लिए आपको क्या करना है, अपने जो भी आप ऐप इस्तेमाल करते हो ना उससे प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट निकाल लो एक्सेल शीट के अंदर, पूरे फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 की, उसमें सारी की सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी कि आपने शॉर्ट टर्म करा है कि आपने लॉन्ग टर्म करा है, मतलब आपने इंट्राडे में करा है, एफएनओ में करा है। हालांकि इंट्राडे एफएनओ के लिए आपका आईटीआर 2 एप्लीकेबल नहीं होता है, उसके लिए आपका आईटीआर 3 एप्लीकेबल होता है। तो कोशिश करूंगा उसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाने की। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारे शेयर बेचकर, तो इसको कर देंगे हम सेव। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं तो मेरे पास ये जो कैपिटल गेन का जो शेड्यूल है ना, अब वो भी पूरा हो चुका है। तो कैपिटल गेन दोस्तों मेरा यहाँ पे पूरा हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका कोई क्रिप्टो करेंसी से कोई भी आपने पैसा कमाया तो उसके लिए आपको ये वाला शेड्यूल बनना पड़ता है, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट बोला जाता है, जिसपे 30% का टैक्स होता है। तो गाइस यहाँ पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि हमारा कैपिटल गेन कितना टैक्सेबल था। उसके बाद दोस्तों आपने करना है इसको कंफर्म। तो जैसे ही मैं इसको कंफर्म करूंगा तो मेरा शेड्यूल पूरा हो जाएगा इन सारे शेड्यूल के अंदर से। अब गाइस बात करते हैं हम नेक्स्ट वाले की, वो हमारा क्या है, शेड्यूल हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, कि हमारे अदर सोर्स में क्या क्या इनकम है। तो मैंने दोस्तों आपको बता दिया था। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि हमने इसका एआईएस के अंदर इंफॉर्मेशन ही देखी, इसके एआईएस में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। 26 ईयर्स में देख चुका हूं तो बिल्कुल फॉर्म 16 से मैच है। एआईएस में और आपको दिखा देता हूं। तो गाइस उसके लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एआईएस पर, तो ये हमें नए कंप्लायंस पोर्टल पे ले जाएगा। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे कंप्लायंस पोर्टल खुल जाएगा, एआईएस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं टीआईएस देख लेता हूँ। तो जैसे मैं टीआईएस आपको दिखाता हूँ तो आप देखिए इस पर्सन की जो इनकम है, सैलरी से इनकम है 26,46,108, हमारी फॉर्म 16 से मैच है, हमारे फॉर्म 26 ए से मैच है, मैं देख चुका हूं। डिविडेंड की इनकम है 360 रुपए, अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। इंटरेस्ट आ रहा है सेविंग बैंक अकाउंट से 22,554 रुपए का। सेल करिए सिक्योरिटी, मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 400 रुपए का बंदर को। कैसे हुआ है, क्योंकि उन्होंने 10,368 के शेयर बेचे हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। तो भाई ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी मैच कर रही है, एक एक पॉइंट, एक एक फिगर मेरी मैच कर रही है मेरे आईटीआर के फॉर्म से। तो ये जरूर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं, मेरे को तभी याद आया जब हम क्या निकालते हैं, हम निकाल रहे थे अदर सोर्स का शेड्यूल। तो गाइस अदर सोर्स के अंदर ना यहाँ पे ऑटोमेटिक अपने पास डाटा खुद ही आ गया कि इसकी डिविडेंड की इनकम है 360 रुपए, जो मैंने आपको एआईएस में दिखाई। इनको इंटरेस्ट मिला हुआ है बैंक से सेविंग अकाउंट पर 22,554 रुपए का, तो ऑटोमेटिक आ गया। तो गाइस इनकी टोटल जो इनकम टैक्सेबल है नॉर्मल रेट से, यानी कि जो हमारी अदर सोर्स से टैक्सेबल है वो कितना है, 22,914 रुपए। तो जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं सेव कर देता हूं सिंपल, इसमें आपने कुछ देखना नहीं है, सिंपल इसको आप कंफर्म कर दोगे। जैसे ही मैं इसको कंफर्म करता हूं तो हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का शेड्यूल भी ठीक हो गया। अगर आपकी कुछ और इनकम है तो आप डाल सकते हो, जैसे एफडी का ब्याज है जो नहीं आ रहा है उसको डाल सकते हो।
अच्छा गाइज, मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट कर दिए। अब बात करते हैं हम अपने शेड्यूल के बारे में। डिटेल्स ऑफ इनकम सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस, यानी कि इस साल की इनकम जो हमारा सेट ऑफ होगा लॉस के साथ। तो गाइज देखिए, आपको पता होगा कि हमारा हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आया है क्योंकि इस पर्सन ने इंटरेस्ट दिखाया है जो उन्होंने होम लोन पे ले रखा है। 54,272 का हमारा लॉस सेट ऑफ होना है इस साल। और हमारी सैलरी की इनकम आ रही है 18,78,414 रुपए। हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है जो 15% से टैक्सेबल होता है। इसके अलावा हमारी अदर सोर्स से इनकम आ रही है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर ये जो 54,272 रुपए का लॉस आया ना हाउस प्रॉपर्टी का, वो हमारा सैलरी की इनकम के अंदर से एडजस्ट हो जाएगा? राइट, नहीं होगा, क्योंकि न्यू रिजिम के हिसाब से अगर आपको कोई भी लॉस होता है हाउस प्रॉपर्टी में, आप लॉस दिखाते हो, तो उसको आपको सेटअप करना नहीं दिया जाएगा। ये न्यू रिजिम में एक छोटा सा यहाँ पे आपको एडवांटेज नहीं दिया गया, हालांकि बड़ा एडवांटेज है। अगर ये 54,000 का बेनिफिट सरकार दे दी थी ना, तो इनका अमाउंट और ज्यादा रिफंडेबल होता, आपको आगे बताने वाला हूं। अच्छा जी, अब बात करें दोस्तों, हम इसको कंफर्म कर देंगे। तो मेरा ये शेड्यूल भी ओके है। तो जैसे ही मैं इसको कंफर्म करता हूं, नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट ईयर लॉसेज जो मैं ब्रॉड फॉरवर्ड करने आने वाले सालों में। हमारा कुछ पिछले साल का था, तो दोस्तों हमारे इसमें ऑटोमेटिक डाटा जो आपने प्री फिल करा ना, उसके हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन आएगी। तो हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारा यहाँ पे पिछले साल का लॉस इस साल कैरी फॉरवर्ड हुआ है ब्रॉड फॉरवर्ड, या इस साल का हमारा कुछ आगे जाने वाला, तो हमारा कुछ भी नहीं है। इसको सिंपल हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूट सेट ऑफ करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आपने सिंपल इसको कर देना है। अच्छा, इसके अलावा आपका एक शेड्यूल और रह गया हमारा, वो रह गया दोस्तों हमारे पास डिटेल्स ऑफ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड, जो हमें यानी कि इस साल से अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है। तो गाइस इसमें हमारे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, आपने सिंपल इसको कंप्यूट सेट ऑफ कर देना है। तो मेरे पास यहाँ पे शेड्यूल जो थे ना ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड के लॉसेस के, वो सारे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब आएगा मजा। क्या? अब आपको बनना है जो आपका शेड्यूल है स्पेशल इनकम से जो आपका टैक्सेबल है, आप वो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा है हमारा। जल्दी करके बताओ, इससे पहले वीडियो आगे चले, कौन सा हमारा स्पेशल रेट से टैक्सेबल है इस वाली वीडियो के अंदर, जल्दी बताना। वो तो मैं बता ही दूंगा इतने तो, कौन सा हमारा इस वाली वीडियो के अंदर स्पेशल रेट से क्या टैक्सेबल है। चलो जी, तो अब बात करते हैं हमारा स्पेशल रेट से जो उसमें टैक्सेबल है, सेक्शन 111 वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हमें लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पर हुआ है। कितना? 437 रुपए की हमारी इनकम हुई है, तो वो हमारा 15% से टैक्सेबल है। इसके अलावा इस वाले केस में कोई भी ऐसी अदर इनकम नहीं है जिसपे हमारा स्पेशल रेट लगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे अलग अलग कैटेगरी के स्पेशल कुछ इनकम है जिन पे स्पेशल रेट लगता है। जैसे हमारा लॉन्ग टर्म के केस में, अगर हमारा लॉन्ग टर्म सेक्शन 112A वाला, उस पर 10% लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा अदर वाला, यानी कि आपने कोई अपना घर बेच दिया तो उस पर आपका 112 में 20% टैक्स लगेगा। इसको तो मल्टीपल है, मतलब आप वर्चुअल आप ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हो तो 30% का टैक्स लगेगा। आप जो है हॉर्सेस पे पैसा लगा रहे हो, क्रॉस पजल खेल रहे हो, आप जो है लॉटरी लगा रहे हो तो 30% टैक्स लगेगा। तो मतलब अलग अलग यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। हमारे केस में एक एप्लीकेबल था जिसको मैंने ओके कर दिया, तो आपने इसको कंफर्म करना है। तो जैसे मैं कंफर्म करूंगा तो हमारे सारे पॉइंट जो थे ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब आएगा आपको नेक्स्ट पॉइंट, आपका AMTC की बात करता है। क्या? आपका अगर यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है, अगर आपका टैक्स क्रेडिट यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो गाइस हमारे इस केस में कोई एप्लीकेबल नहीं, तो उसको हम कंफर्म कर देंगे सिंपल। अगर आपने अल्टरनेट मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन करनी है तो उस केस में एप्लीकेबल होगा, जैसे इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। अब हमारी ये दोस्तों कंप्यूट करता है टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम की बात करता है। तो आप देख सकते हैं कि अब मेरी जो यहाँ पे कंपेयर करके दिखाऊंगा मैं आपको, थोड़ा ध्यान रखना कि मेरी सैलरी की इनकम कितनी है, 18,78,414 रुपए हमने ले लिया। इसके अलावा कैपिटल गेन हमारे कितना आ रहा है, 437 रुपए की हमने ले लिया। हमारे अदर सोर्स से टोटल इनकम कितनी आ रही है, 22,914 रुपए हमने ले लिया। तो टोटल हमारी जो यहाँ पर इनकम आ गई है 19,01,765 रुपए आ गई है। और जैसे मैंने बताया, आपको जो लॉस हुआ ना हाउस प्रॉपर्टी से, वो आपको एडजस्ट नहीं करने दिया जाएगा, यहाँ पे आपको अलाउ नहीं करने दिया जाएगा। जैसे इस केस में लॉस था तो दोस्तों यहाँ पे 0 ही आएगा, वो एंटर नील इफ लॉस, यानी कि यहाँ पे आपका लॉस है तो 0 आएगा, क्योंकि आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपको न्यू रिजिम में अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपका टोटल आ गया 19,01,000 रुपए। अब इस पे दोस्तों हमारा क्या निकल गया, इस पे हमारी एग्रीगेट टोटल इनकम आ गई 19,01,333 रुपए। अब देखो मैं आपको यहाँ पे कंपेयर करके दिखा देता हूँ ताकि आपके मन में जो शंका थी ना वो दूर होने वाली है। अब मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ क्या, ओल्ड रिजिम का जो हमारी कंपटीशन है। चलो आगे दिखाता हूँ कंपटीशन, आपको आगे दिखा दूँ या इसी पे दिखाई देता हूँ टोटल इनकम की कंपटीशन। सो गाइस देखिए, हमारे इसके हिसाब से जो मैंने पोर्टल पे डाला था, तो दोस्तों उसके हिसाब से मेरी टोटल इनकम आ रही थी 16,09,792 रुपए। भाई साहब कितना फर्क है, ओल्ड रिजिम में मेरे पास 16,09,000 रुपए की टोटल इनकम आ रही है,
जिसपे मेरा टैक्स बन रहा है लगभग 3,07,000 रुपए, और वहीं पे जब मैं कैलकुलेशन करता हूं 19,01,000, ऑलमोस्ट भाई साहब 3 लाख रुपए का फर्क है, 3 लाख रुपए का फर्क है। अगर मैं इसको कंफर्म कर देता हूं, जब मैं इसको दोस्तों कंफर्म करता हूं, तो आप इसको जब नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो बात करता है कंप्यूटेशन इनकम मैंने कर दिया। अब कहता है क्या करने के लिए, डिटेल्स ऑफ टीडीएस की बात करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट में बताने वाला हूं, जो कंपैरिजन की बात है ना उसको वहां पूरा करूंगा। वीडियो के एंड तक बन रहना, कुछ भी मन में क्वेश्चन है तो साथ साथ पूछते जाओ, कमेंट करके पूछते जाओ। तो गाइस इनका टीडीएस कटा हुआ है 3,03,000 रुपए इनकी सैलरी पे, 3,03,227 रुपए। फॉर्म 16 से दिखा दूं एक बार आपको, चलो मैच करवा देता हूं, फिर बोलोगे सर आपने फॉर्म 16 पूरा नहीं दिखाया। देखिए फॉर्म 16 के अंदर इनकी आपने डिडक्शन ले ली थी, 18,78,000 की सैलरी आ गई थी, लॉस आ गया था। डिडक्शन इन लोगों ने ओल्ड रिजीम में फाइल कर रखी है, और आप कर सकते हो, गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि ओल्ड रिजीम में टैक्स टीडीएस कट जाए तो न्यू रिजीम में आईटीआर फाइल कर सकते हो, वाइस वर्सा भी कर सकते हो, जो आपके लिए बेनिफिट है। टोटल डिडक्शन ने 2,25,000 की ले ली, तो आपका टोटल टैक्स कितना बना, 3,03,227 रुपए। तो वही हमारा पोर्टल से मैच कर रहा है, 3,03,227 रुपए। इसके अलावा इनका कोई टीसीआर टीडीएस वगैरह कहीं नहीं कटा है, इन्होंने कोई एडवांस टैक्स नहीं जमा कराया, इन्होंने कोई सेल्फ नहीं जमा कराया, कंफर्म कर देंगे। अब दोस्तों लास्ट, बिल्कुल लास्ट जो पॉइंट है ना इसका, वीडियो का तो नहीं बोलूंगा, शेड्यूल का, यानी कि जो हमारे शेड्यूल रह गए भरने के लिए, वो है हमारे पास क्या क्या है दोस्तों, वो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो आप देखिए कि मेरे पास यहाँ पे जो टैक्स बन रहा है टोटल इनकम पर, वो बन रहा है 2,70,466 रुपए, ठीक है टोटल, सॉरी उसमें हेल्थ एजुकेशन हम ऐड कर देंगे, तो दोस्तों हमारा टोटल टैक्स बनेगा 2,81,285 रुपए का। और वहीं पे जो इनका टीडीएस कटा है 3,03,000 रुपए कटा है, तो इनको तो रिफंड बन रहा है 21,940 रुपए का। और ओल्ड रिजिम में मैंने क्या बताया था आपको, अगर मैं ओल्ड रिजिम में आता हूं 16 लाख रुपए की इनकम पर, आपको वहीं पर सारी डिडक्शन लेने के बाद, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस दिखाने के बाद, सब कुछ करने के बाद आपको भैया यहां पर 4,000 रुपए देने पड़ेंगे सरकार को। आप छुपा नहीं सकते ओल्ड रिजिम में। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम लोग अपनी जो है ना आईटीआर न्यू रिजिम में ही फाइल करें, अगर आपको बेनिफिट लेना है। अगर आपका मतलब एक, अगर मैं ब्रैकेट की बात करूं 15 से 20 लाख की अगर आपकी आईटीआर है, उससे ऊपर है, तो बेझिझक आप अपनी आईटीआर न्यू रिजिम में फाइल करें, देख लें। इसके अलावा कंपैरिजन आप कर सकते हो, जैसे मैंने कंपैरिजन करा है। टैक्स कैलकुलेटर ओपन करो, इनकम टैक्स के पोर्टल पर ओल्ड रिजिम के हिसाब से खोल लो, न्यू रिजिम के हिसाब से खोल लो, दोनों को डाउनलोड कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, सारा कुछ सामने आपके सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। इस केस में 3,07,000 का टैक्स बन रहा है, और वहां पे कितना बन रहा है 2,81,000 का। भाई साहब इनका 21,000 रुपए का रिफंड बन रहा है, भाई साहब खुश हो गए। अब आपने क्या करना है, ये आपसे पूछ रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगर आप किसी कंपनी के अंदर क्या थे, कोई आप डायरेक्टर थे, आपने कोई बेनिफिशियल ओनरशिप रखी थी, शेयर होल्डर थे, या आपका कोई एसेट बाहर है, इंडिया के बाहर फॉरेन एसेट है, तो आपको दोस्तों उस केस में यस करना है, इन्फॉर्मेशन भरनी है। अगर नहीं है तो आप प्रीव्यू रिटर्न पे करेंगे, तो गाइस यहाँ पे मेरा रिटर्न का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, मैं रिटर्न आपको पूरा एंड तक भर के दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपने प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है, और जो रिटर्न आपके पास यहाँ आएगी दोस्तों, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है, डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जैसे ही 100% डाउनलोड हो जाती है, आपने सिंपली क्या करना है, आगे करना है प्रोसेस, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे करना है। इसलिए दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, साथ में उस अपने दोस्तों के साथ जिसके साथ आपकी क्या है शेयर मार्केट की इनकम हो, जिस फ्रेंड की आपकी शेयर मार्केट में पैसा लगाता हो। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, सर आईटीआर 2 पे कब लाओगे वीडियो। भाई पूरी डिटेल वीडियो ना, पूरा टाइम लगा के मैंने वीडियो बनाई है, एक एक शेड्यूल आपको कोशिश करिए डिटेल में समझाने की। फिर भी कुछ क्वेश्चन अगर मन में रह जाए ना, तो पूछ लेना टेंशन फ्री होके। आगे चलते हैं प्रोसीड टू वैलिडेशन पे। तो जैसे मैं प्रोसीड टू वैलिडेशन कहता है, वैलिडेशन सक्सेसफुल, कोई एरर नहीं दिखाया रिटर्न के अंदर, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको ई वेरीफाई करने के लिए कहता है। ये जो लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे थे ना मुझसे, सर ई वेरीफाई कैसे करेंगे रिटर्न को, ई वेरीफाई नाउ ही करना है, बाद का चक्कर नहीं करना। आधार से ओटीपी लो, बैंक अकाउंट से भी कर सकते हो, या फिर आप ई वेरीफाई लेटर भी कर सकते हो। आपको बता रहा हूं वीडियो के अंदर साथ में क्या, कि आपने ई वेरिफिकेशन कैसे करना है। आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन देगा, या तो आप उसको ई वेरीफाई को अभी कर दो, आधार ओटीपी से कर दो, बैंक प्री वैलिडेट करके कर दो, या फिर आपने प्री वैलिडेटेड डीमेट अकाउंट से भी कर सकते हो। इवन ई वेरीफाई लेटर भी कर सकते हो, लेकिन रिटर्न तो आज चली जाएगी, लेकिन 30 डेज के अंदर आपको ई वेरीफाई करनी पड़ेगी, तो वो भी कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट है कि आप इसको अगर ई वेरीफाई नहीं करना चाहते, तो आप फिजिकली इस रिटर्न का प्रिंट आउट लेना, जो भी आपकी हो जाएगी। जैसे आप प्रिंट आउट लोगे, उस पर आप साइन मारोगे और उसको सीपीसी बैंगलोर भेज दोगे, किसके अंदर 30 डेज के अंदर। लेकिन दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, हम तो भाई ई वेरीफाई अभी करेंगे।
इसको दोस्तों हम करेंगे कंटिन्यू। तो जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो गाइस इसने देखो एरर दिखाया था, अभी आपने देखा 2 बार एरर दिखाया रिटर्न में। इसको मैं करता हूँ आई वुड लाइक टू यूजिंग OTP आधार, उसके बाद इसको कंटिन्यू। जैसे दोस्तों यहाँ पे भी दिखा रहा है आपको ई वेरीफाई करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन दिखा रहा है कि OTP आप आधार से कर दो, DSC से कर दो, नेट बैंकिंग किसी और बैंक के थ्रू, डीमेट अकाउंट से कर दो, EVC कोड पहले से है तो भी है, मल्टीपल ऑप्शन आप कर सकते हो यूज। कंटिन्यू में दोस्तों जैसे ही क्लिक करता हूं तो यहां पर मेरे पास चला जाएगा जनरेट आधार OTP। OTP हमारे पास जाने वाला है। OTP जाते ही हम यहाँ पे OTP डाल देंगे, वैलिडेट करेंगे। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूं, एक बार मैं OTP ले लेता हूं पहले क्लाइंट से। OTP डाल दिया है, सेकंड लास्ट स्टेप है वैलिडेट करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको वैलिडेट करूंगा तो अब ये मेरे को दिखा देगा कि आपका OTP वेरीफाई हो चुका है। अब कहता है कि आप अब कोई भी इंफॉर्मेशन मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, असुविधा के लिए खेद है, कंफर्म सबमिशन ऑफ द रिटर्न। जैसे ही मैं सबमिट करता हूं तो गाइज मेरी यहाँ पे रिटर्न सबमिट हो जाती है। रिसिप्ट आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल पर ITR की एक्नॉलेजमेंट पहुंच जाएगी। तो गाइज पूरी ना ITR को खत्म करके एकदम लेना, ये मत सोचना ई वेरीफाई बाद में करेंगे, कोई पॉइंट नहीं। गाइज आशा करूंगा कि मैंने कोशिश करी आपको सारे पॉइंट समझाने की। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना। साथ ही अगर आप चाहते हैं अपनी ITR अपने प्रोफेशनल एक CA से फाइल करवाना तो आप दोस्तों हमारी टीम से बात कर सकते हैं, नीचे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि फ्री है भाई, लाल बटन दबा दो। सी यू नेक्स्ट वीडियो।